कल तक हमने ये सारे टूल्स देख लिए थे। आज हम इसके आगे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और भी देखते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर क्या डिस्कस हुआ था। तो CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसके अलावा बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? याद करिए, बैंक रेट क्या था? एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट था, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकें RBI से लोन लेती हैं और उसको हम बैंक रेट कहते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट कल ही मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। ये एक प्रकार की ब्याज दर है। इस ब्याज दर पर बैंकें क्या करती हैं कि शॉर्ट टर्म, यानी हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ अति अल्पकालिक, 24 घंटे के लिए लोन ले सकती है, उसे हम MSF रेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त कल एक डिस्कशन हमारा हुआ था, याद करेंगे, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, यानी खुले बाजार की क्रियाओं के तहत, RBI प्रतिभूतियों की सेल एंड परचेज करता है, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है। तो खरीदता बेचता है सिक्योरिटीज को, तो इसे हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब ये सारे टूल्स हमने कल देख लिए थे, इससे हम आगे बढ़े। अभी हमें आज कौन कौन से टूल्स देखने हैं उसको भी आप समझ लीजिए। एक टूल हमें देखना है जिसको हम कहते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, आप मोरल परसुएशन भी बोल सकते हैं और मोरल सुएशन भी बोल सकते हैं, जिसको हम नैतिक दबाव कहते हैं। एक नैतिक दबाव है कि RBI का नैतिक दबाव बैंकों के ऊपर क्या होता है, या फिर एक क्रेडिट रैशनिंग होती है। क्रेडिट रैशनिंग क्या है वो भी हमें देखनी है। इसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है वो भी हमें यहां पर समझना है। यानी कि क्रेडिट राशनिंग ये हमने पढ़ा है, पढ़ना है आज। और मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब मार्जिन आवश्यकता क्या होता है, ये भी हमें पढ़ना है। ठीक है, थोड़ी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी कोई नहीं, पूरे जोश और जज्बे से लगना है हम लोगों को। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। कल हमने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने का काम RBI का होता है, उसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। आज हम देखेंगे क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहला टूल आता है मोरल सुएशन। ठीक है, क्या आता है? मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है नैतिक दबाव। अब जरा सोचकर आप देखो एक बात, कि अगर RBI चाहता है, जरा ध्यान से देखिए, अगर RBI ये चाहता है कि ये है RBI और ये है बैंक, है ना, RBI अगर इंटरेस्ट रेट में कमी करता, सपोज है उसने इंटरेस्ट रेट को कम किया, तो ऐसा मानेंगे कि पब्लिक के लिए भी ये इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? कम हो जाएंगे। यही तो आप मानोगे कि यहां भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जरा इमेजिन करके देखिए कि अगर RBI ने पब्लिक के लिए लोन सस्ता करना है, तो उसे पब्लिक के लिए लोन सस्ता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे क्या करना है कि यहां पर बैंकों के लिए लोन सस्ता कर दे, और बैंकें होपफुली आगे फिर पब्लिक के लिए भी लोन सस्ता कर देंगे। अब यहां पर एक बात आप समझो, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए RBI ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, बट ऐसा हो सकता है कि बैंक के फिर भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के रखें, यानी कि RBI बैंक्स आर नॉट फॉलोइंग मॉनेटरी पॉलिसी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत अपने इंटरेस्ट रेट को बदल दे, लेकिन बैंकें नहीं बदल रही। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो टाटा सॉल्ट, अब उस सॉल्ट की कीमत कंपनी वालों ने बढ़ाई तो आप दुकानदार वैसे बढ़ाते हैं, लेकिन कंपनी वालों ने कम की तो कम नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो बढ़ा दिए तो ज्यादा प्रॉफिट, तो उससे पब्लिक को नुकसान होता है ना। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि RBI बैंकों से कह सकता है कि ये हमने ना आपको 100 करोड़ रुपए उधार दिए, अब ये क्या करना कि हर किसी को देना। बट RBI क्या कर बैंकें क्या कर सकती हैं? बैंकें समटाइम्स सेलेक्टिव हो सकती हैं। वो क्या करें
गरीबों को, वंचित वर्ग के लोगों, इन लोगों को ना पैसा दे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कितना नुकसान होगा गरीब आदमी का, उसे तो पैसा ही नहीं मिल पाएगा, और अगर उसे पैसा नहीं मिल पाएगा तो फिर कैसे काम धंधा चलेगा, वो चीज यहां पर हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहां पर मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बैंकें यहां पर, ठीक है, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इस समय पर बैंकें अगर आरबीआई के अनुकूल नहीं चल रही हैं तो आरबीआई को उनको कहना चाहिए। सपोज दैट एग्जांपल और लो आप, मान लो आरबीआई एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, यानी कि अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, तो आरबीआई विल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द बैंक्स टू। आरबीआई फिर बैंकों से भी ये उम्मीद रखेगा कि वो भी अपने ब्याज की दरों को क्या करें, कम करें। लेकिन यहां वो कम ही नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा। तो अगर कोई भी घर में आपके नहीं सुनता है, आप भी, आपके माता पिता की आप नहीं सुनते, तो वो क्या कहते हैं, वो आप पर, आपको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो फलाने का लड़का ऐसा था वैसा था, तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो आप पर दबाव बनाते हैं, फिर उसके बाद आपके ऊपर लठ चलाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन इनिशियली वो आपको कुछ समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, मतलब वो फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो अगर यहां पर मोरल सुएशन की बात करें तो मोरल सुएशन क्या है, तो मोरल सुएशन क्या है, आरबीआई gives some directions, advices, suggestions or guidelines to the banks regarding the credit policies। तो हम ये कह सकते हैं आरबीआई gives आरबीआई आरबीआई gives directions, guidelines guidelines RBI gives directions, guidelines and suggestions to commercial banks regarding क्रेडिट सप्लाई। ठीक है, तो क्रेडिट सप्लाई के लिए यहां पर आरबीआई के द्वारा कुछ सुझाव, दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा बैंकों को जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ, क्या आरबीआई के कह देने भर से काम हो जाएगा, तो सवाल बिल्कुल सही है, इससे भी काम हो जाएगा, है ना। वो ये कह देगा कि भाई तुम लोग लोन ना, जैसे बैंक को ये कह देगा कि एग्रीकल्चर को लोन दो, तो कह दिया, उससे सही हो गया, तो उसमें बहुत ब्याज दर ये दर परिवर्तित करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं आरबीआई द्वारा, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को दिशा निर्देश सुझाव, ऋण या ऋण आपूर्ति से संबंधित दिए जाते हैं, जिससे कि बैंकें आरबीआई के अनुरूप या मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य कर सकें। ठीक है, कार्य कर सकें, तो हम क्या लिख सकते हैं, आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस, गाइडलाइंस एंड सजेशंस टू कमर्शियल बैंक रिगार्डिंग द क्रेडिट सप्लाई। ठीक है, रिगार्डिंग द क्रेडिट सप्लाई, यानी कि जो क्रेडिट सप्लाई है उससे संबंधित कि कब लोन देना है, कैसे देना है, इसके लिए दिशा निर्देश जारी है, बताना है कि कैसे ये काम करे, है ना। तो जब ये बता देंगे तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर इसका पर्पस क्या है? अलाइन, इसका पर्पस क्या हो सकता है? अलाइन विथ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये है पर्पस, ठीक है। बट यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर गाइडलाइंस, सजेशंस, क्या ये बाइंडिंग इन नेचर होते? कभी कभी मानने, कभी आपको कोई समझाता है तो समझाना जरूरी नहीं है ना, ऑर्डर देना अलग होता है। तो आरबीआई यहां सजेशंस देता है, तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन बाइंडिंग होता है, गैर बाध्यकारी होता है। कैसे होते हैं? गैर बाध्यकारी, नॉट बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, इसको माना जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो सो दैट यहां से भी मुद्रा की आपूर्ति को रेगुलेट किया जा सकता है और अपने हिसाब से कहीं भी किसी भी सेक्टर के अंदर पैसा घटाया और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या है? ये क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग क्या है? क्रेडिट राशनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट राशनिंग क्या है? देखो, एक हमें इशू देखने को मिलता है, मुद्दा। क्या होता है बैंक के अंदर मुद्दा? जैसे जनरली बैंक के पास ना कई टाइप ऑफ लोन्स आते हैं, जैसे का ऑटोमोबाइल्स, है ना, गाड़ियों के लोन को हम ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं बेटा। होम लोन, है ना, एजुकेशन लोन, फिर इसके बाद पर्सनल लोन, इसके बाद बिजनेस लोन, है ना, फिर ऑटोमोबाइल, कार लोन, दुनिया भर का लोन दे रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चरल लोन, कृषि का ऋण। अब आप इमेजिन करो कि बैंक ऑटोमोबाइल का लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन, सब तरीके का लोन दे सकता है। लेकिन सपोज अगर बैंक को 100 करोड़ रुपया आ जाए तो क्या बैंक प्रेफरेंस देगी? अगर मैं आपको कहूं प्रेफरेंस दे, वरीयता देगी क्या यहां पर? तो आप कहोगे हाँ, एक नंबर पर ऑटोमोबाइल, बिजनेस, पर्सनल, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि यहां पर ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा। तो रिटर्न के आधार पर, तो एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, होम लोन हो गया, माइनॉरिटीज को लोन हो गया, विमेन को लोन हो गया, इन सबको बाद में देगी। बोलो, तो इससे क्या होगा? हम देखेंगे कि देयर विल बी सम सेक्टर्स वेयर द मनी सप्लाई विल बी एडिक्वेट, मींस कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर मुद्रा की आपूर्ति पर्याप्त होगी, बट वी विल फाइंड सम सेक्टर्स वेयर द मनी सप्लाई विल बी इनएडुकेट, और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर मुद्रा की आपूर्ति अपर्याप्त होगी। द सेक्टर विच फाइंड्स inadequate money supply, the investment will be less, the demand will be less, and the business cycle will be downturn, towards the downturn. तो हम क्या देखेंगे कि जहां जिन क्षेत्रों में, चाहे एग्रीकल्चर को पैसा देने से मना कर दे, माइनॉरिटीज को पैसा देने से, एजुकेशन को पैसा देने, तो इन क्षेत्रों के अंदर जब पैसा नहीं दोगे, निवेश कम होगा, मांग कम आएगी, और फिर इससे जो व्यापार चक्र है वो डाउन टर्न, यानी कि वो अपनी गिरावट की तरफ चला जाए। तो वी विल फाइंड सम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल ग्रो अप, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड द सम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विल गो डाउन, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो नीचे की तरफ जाएंगे। तो सो दैट वी कैन से दिस कि यहां पर वी हैव टू, यानी
It is responsibility of the RBI to maintain adequate supply in each sector. तो यानी कि जब पैसा दिया जा रहा है बैंक को कि सब सेक्टर को देना, तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी प्रेफरेंस टू दैट. उनको किसी भी सेक्टर को प्रेफरेंस या वरीयता देने की जरूरत नहीं. If they will give some preferences to some sector, तो जिन sectors को वो वरीयता देंगे, पैसा देंगे, they will grow up. The sectors will grow up. But the sectors which will not get the amount, the sectors will go to downturn. वो नीचे चले जाएंगे. तो यहां पर उसी चीज को हमें समझना पड़ेगा कि क्रेडिट राशनिंग के अंदर आरबीआई कोशिश करता है. आरबीआई ट्राइज टू सेट अ लिमिट फॉर ईच सेक्टर. यहां पर क्या लिख सकते हैं? आरबीआई सेट्स अ लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. तो क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए आरबीआई द्वारा ऋण की सीमा का निर्धारण ऋण की सीमा का निर्धारण किया जाता है. अब मतलब क्या है? यहां सिंपल समझो. मान लो ऐसा कर दिया जाए, इफ द बैंक हैज 100 रुपीज, तो बैंक को यह कह दिया जाए कि होम लोन को आपको 10 रुपए देने ही देने. बैंक को कह दिया जाए ऑटोमोबाइल को 10 रुपए देने हैं, 10 रुपए एजुकेशन को, तो सबको देने हैं भाई. ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट पर्सनल लोन में मिल रहा तो सारा पर्सनल लोन में दे दो. तो ये लोग तो एग्रीकल्चर वालों को तो ऐसे तो आप कभी दोगे ही नहीं. तो ऐसा नहीं करना है. यानी कि यहां पर इंश्योर करना है कि सब सेक्टर को पैसा मिले. जो सारे सेक्टर्स हैं उनको पैसा मिले. अब हर सेक्टर को कैसे पैसा मिलेगा? तो आरबीआई क्या करेगा? सेट्स अ लिमिट फॉर क्रेडिट सेट अ लिमिट ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. हर विशिष्ट क्षेत्र के लिए यहां पर एक तय कर दिया जाता है स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कितना पैसा देना है. ठीक. अब दूसरी बात यहां पर आप ध्यान दो. पहली चीज, दूसरी बात यहां पर आप ये ध्यान देंगे, क्या करेगा? इट एंश्योर्स, इसका फायदा क्या होगा? एंश्योर्स एडिक्वेट सप्लाई टू स्पेसिफिक सेक्टर. तो हम क्या लिख सकते हैं? यह विशिष्ट क्षेत्र को पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराता है. ठीक है. तो जिन भी क्षेत्रों को, यानी कि इनसे क्या करते हैं? अब जैसे मान लो एग्जांपल लो, मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या करेंगे? सीमा को बढ़ा देंगे कि ज्यादा पैसा दो, ब्याज को गिराने को बोल देंगे, गिरा दो. तो ये सेक्टर में क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी. बोलो ऐसा होगा? तो आरबीआई यहां से ये काम कर सकता है. क्रेडिट राशनिंग के तहत आरबीआई क्या करेगा? क्रेडिट राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई विल ट्राई टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई टू द स्पेसिफिक सेक्टर. हर क्षेत्र को एक जितनी पर्याप्त सप्लाई है वो एंश्योर करने की कोशिश करें. इसका एक बढ़िया एग्जांपल भी है, जिसे हम लोग प्रायोरिटी
सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब प्राथमिकता क्षेत्र उधारियां। प्राथमिकता क्षेत्र उधारियां कहते हैं। यह प्राथमिकता क्षेत्र उधारियां क्या होती हैं? अगर कोई हमसे पूछे तो क्रेडिट राशनिंग को यहां लागू होते हुए देखा जा सकता है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लो आप, या इसमें ऐसे करते हैं, जैसे बैंक्स की जो भी क्रेडिट देनी है उनको, उसमें ना कुछ चीजें तय कर दी गई। क्या कहा कि 40%, 40%, कितना परसेंट बेटा? 40% देना है कौन से सेक्टर को? स्पेसिफिक 40% देना है प्रायोरिटी सेक्टर को, प्राथमिकता क्षेत्र को। क्या है प्राथमिकता क्षेत्र? कह रहे हैं एजुकेशन को दे दो, बोल रहे हैं एमएसएमई को दे दो, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं उनको दो, फिर कह रहे हैं कि और किसको देना है, तो जी आप माइनॉरिटीज को दो, ये भी तो आते हैं, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। विमेन को दो, दीजिए लोन। इसके अलावा होम हाउस वालों को दीजिए, होम लोन दीजिए, है ना। तो दीज आर द सेक्टर्स। सबसे जरूरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सहायक क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्र, इनको दीजिए, और एक्सेट्रा, और जो छोटे मोटे और जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब। तो यहां पर क्या कहा कि 40% जो भी ऋण दोगे उसका प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है, तो ये है, ये आते प्राथमिकता क्षेत्र के अंदर। तो इनको यानी कि जैसे मान लो किसी बैंक के पास 100 रुपए है और उसमें से एग्रीकल्चर के लिए भी फिक्स किया गया 18%, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं देंगे, हम तो बाकी का जो 60%, मतलब जो 60% है वो अदर्स को दीजिए, जो बच गए दीजिए। मतलब ये पैरामीटर आपको पूरा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं, अगर देखते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर है तो ठीक है। जैसे एक चीज दिखाता हूं, जियो हॉटस्टार लग जा रहा है, देखो प्रायोरिटी, अच्छा हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अगर आरबीआई की वेबसाइट वाला मिल जाएगा देन वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आओ आरबीआई की गाइडलाइन देखते हैं, मास्टर डायरेक्शन, है ना, कुछ है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, कोई भी देख लिए डोमेस्टिक शेड्यूल को, यानी कि भारत के अंदर ऐसी कोई भी बैंक जो काम कर रही है, 20 से ज्यादा ब्रांचेस है, तो उनको क्या कहा कि जो भी नेट बैंक क्रेडिट है, यानी कि जो उधार दे रहे हैं वो नेट में, उसका 40% उन्हें देना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर को। लिख लीजिए 40%, 40%, और इसी 40% का, इसी में से 18% चले जाएंगे, यानी कि 40 में 18 मतलब बच गए तो 22 बच गए, 18 चले जाएंगे एग्रीकल्चर को, ठीक है। और एग्रीकल्चर याद रखना कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एलाइड सेक्टर भी है, जो दूसरा क्षेत्र जो बचा हुआ है, बागवानी है, मछली पालन है, डेयरी है, सब इसमें 18% में आ जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर ये भी कह रहे हैं कि ये बात ध्यान रखना कि 18% इनको है, और 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो अगरबत्ती का कारखाना है ना, धूपबत्ती का कारखाना है, गांव में आम पापड़ कच्चा पापड़ है ना, वो सब जो बनाते हैं उनको भी जाएगा, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। और जो वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग के लोग, उनके लिए यहां पर 10% का प्रावधान, ठीक है।
तो इस तरीके से इन्होंने फिक्स किया और बाकी का जो बच गया वो फिर बाकी अलग दूसरे लोगों को। ठीक है, तो होपफुली ये पैरामीटर इन्होंने बनाया एग्रीकल्चर में 18, माइक्रो में 7.5 और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको फिर बचा हुआ 10%, यानी कि और जो 10% है वो कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर दिखा रहा है आरबीआई की वेबसाइट देखो, इनिशियली 32%, 34, 36, 38, अब जाके 2019-20 से 40% का क्राइटेरिया इन्होंने बनाया था। ठीक है, होप आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ओके, 5 लाख, 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड द 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए, होपफुली यहां पर तक आपको समझ में आ गया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इससे हर क्षेत्र में मनी की सप्लाई रहती है। किसी एक क्षेत्र में नहीं, मान लो इंडस्ट्री वालों को पैसा देते रहे तो वो तो खूब तरक्की कर जाएंगे, एग्रीकल्चर को नहीं दिया तो वो पिछड़ जाएंगे। और यही हुआ ना 1950 से 1990 के दशक में। क्या हुआ? हमारे कृषि वाले निर्भर रहे किनके ऊपर? कृषि वाले निर्भर रहे बेचारे साहूकारों पर, और उधर जो बैंकें थी वो उद्योगों के लिए काम करे। तो उद्योग वाले तो ठीक ठाक अपना, जिनका देखो बहुत उद्योग तो नहीं लगा, शहरों में जो चीजें आपको दिखती हैं आज, जो भी सड़कें बेहतर दिखती है, बिजली ठीक दिखती है, वो शहरीकरण से हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुआ भारत के अंदर। वो एक चीज इसमें आती है। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट 40, देखो किसी भी देश का विकास दो तरीके से संभव है, या तो उस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए या अर्बनाइजेशन किया जाए। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्बनाइजेशन पर केंद्रित रही है रादर देन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। औद्योगिकीकरण हम नहीं कर पाए, जितनी आवश्यकता थी उसका तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है ये चीज हमें समझने की जरूरत होती है कई दफे। ठीक है, चलिए आगे आए हैं। अगली हेडिंग है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? कभी कोई पूछता है आपको व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन आवश्यकता बोलते हैं इसको, और मार्जिन आवश्यकता का मतलब है कि जब कभी भी आप जब व्हाट इज मार्जिन, पहले तो मार्जिन आवश्यकता लिख लीजिए, है ना। कोई आपसे पूछे कि मार्जिन आवश्यकता होता क्या है, तो आपने पहले लिखना है कि मार्जिन का मतलब क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है अमाउंट which is not financed by बैंक। ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जनरली वह हिस्सा है जो बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं होता। इसका लॉजिक समझो। जैसे मान लो एग्जांपल लो, अगर कोई कहता है 30% मार्जिन है, 30% मार्जिन है, 30% मार्जिन बोल रहे हैं बैंक्स, कह रही हैं आपको लोन चाहिए 30% मार्जिन, मतलब सपोज यह है पब्लिक बैंक को क्या देती? बैंक को देती है कोलेट्रल, यानी कि संपार्श्विक। तो बैंक को देती है संपार्श्विक या कोलेट्रल। अब संपार्श्विक या कोलेट्रल अगर दिया है तो मान लो वो 1 करोड़ का है। इट मींस सपोज दैट इफ यू आर डिपॉजिटिंग 1 करोड़ संपार्श्विक या कोलेट्रल, 1 करोड़ का आप दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसके बदले एक चीज होगी, दैट इज, ये वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि बैंक फिर आपको ऋण देगा, यानी कि लेंडिंग यानी क्रेडिट या ऋण तो देगा, लेकिन 70 लाख देगा। तो 70 लाख देगा का मतलब
जो 30% अमाउंट है वो मार्जिन है, इसीलिए यहां पर आपको 70 लाख ही मिलेंगे। दैट मीन्स आर यू गेटिंग दिस कि मार्जिन विथ अमाउंट विच इज नॉट फाइनेंस्ड बाय द बैंक, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पार्ट जो आरबीआई द्वारा बैंकों को या बैंकों द्वारा पब्लिक को नहीं दिया जाता, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, जो हिस्सा बैंकें आरबीआई बैंकें कस्टमर को नहीं देती। अब यहीं पर एग्जांपल ले लो आप, अगर यहां इसी एग्जांपल में मार्जिन 40% कर दिया जाए तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा? 60 लाख। और अगर मार्जिन 20% कर दिया जाए तो लोन कितना हो जाएगा? 80 लाख। क्या सीखा आपने? एक सिंपल चीज सीखी, इफ द मार्जिन इज हाई तो मनी या मार्केट लिक्विडिटी या तरलता, मार्केट लिक्विडिटी या तरलता जो है बाजार के अंदर वो कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकें कम पैसा देंगी। और जब मार्जिन कम होगा, आपका मार्जिन कम है, तो लिक्विडिटी जो है या बाजार में जो कैश है वो बढ़ेगा। तो वी कैन से दिस कि भाई यूज, अब यहां पर ब्याज की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था याद करो, पहले यही तो हो रहा था कि जब हम लोग कोई लेन देन कर रहे थे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट घटाने बढ़ाने पर मनी की सप्लाई में परिवर्तन होता था। यहां ऐसा नहीं है, यहां इंटरेस्ट रेट का कोई चक्कर ही नहीं है भाई, यहां कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से। यहां किसकी वजह से हो रहा है परिवर्तन? यहां परिवर्तन हो रहा है मार्जिन की वजह से। अब आप खुद से सोच लो, अगर ज्यादा मैं 1 करोड़ के मकान गिरवी रखूं और मुझे आप 70 लाख की जगह 60 लाख दें, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि जब 70 देना तब रखेंगे गिरवी, यही तो कहूंगा। बोलो आप क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। यस यही कहेंगे। लेकिन जब मार्जिन कम होगा, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखूं और मुझे मिल जाए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखने से मुझे अगर मिल जाते हैं 10% ही मार्जिन रहे तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 90 लाख। तो उस समय ज्यादा लोग, तो यानी कि पीपल विल टेक मोर इंटरेस्ट, उनको ज्यादा रुचि होगी पैसा उधार लेने में जब मार्जिन कम होगा रादर देन मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, तो ज्यादा मार्जिन तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम, कम मार्जिन तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 2-3 और बातों पर जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आरबीआई है और ये बैंक है। ठीक, आरबीआई और बैंक के बीच जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको कौन डिसाइड करता है? तो आपने लिखना है आरबीआई डिसाइड करता है, और इसके लिए आरबीआई इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति का। ठीक है, और मौद्रिक नीति कैसे चलती है? तो उसके लिए भी इनके पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो ब्याज दरें हैं हमेशा जो आरबीआई और बैंक के बीच है, इट इज अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, आरबीआई के अनुसार। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन और था कि बैंक के आगे जो चीजें तय करती हैं, जैसे बैंक पब्लिक को लोन देगी, है कि नहीं? तो पब्लिक को जब लोन देगी तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होंगे, ब्याज दरें जो होंगी, ये कौन तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल था। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, इसको तो बैंकें खुद तय करेंगी, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें नहीं नहीं नहीं, बैंक तो तय करेगी, आरबीआई तय करेगी। तो यहां पर 2-3 बातें हमें समझनी है कि आरबीआई और बैंक के बीच जो भी लेन देन है वो आरबीआई के अनुसार, और बैंकों और पब्लिक के बीच जो ब्याज दर है इसे कॉमर्शियल बैंक या हमारी जो वाणिज्यिक बैंक है वो अपने आप तय करती है।
और इसके लिए वो इस्तेमाल करती हैं एक्सटर्नल बेंच मार्क। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का, लिख लीजिए, एक्सटर्नल बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का EBPLR का इस्तेमाल करती है। याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक बैंक दूसरी बैंक के साथ जब जुड़ती है तो यहां पर यह बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक बैंक दूसरी बैंक के साथ जुड़ रही है जब, सॉरी, एक बैंक जब ग्राहक को लोन दे रही है तो वहां पर जो ब्याज की दरें हैं वो ब्याज दरें बैंक खुद तय करती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से निकलता है। आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला 4 पिलर पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क यहां पर कोई भी बैंक फॉलो कर सकती है। ठीक है, 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क, 4 एक्सटर्नल benchmark can be used by banks to determine the interest rate। अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखना है, 4 बाय बेंचमार्क, है ना, बेंचमार्क का प्रयोग बैंकों द्वारा ब्याज के निर्धारण के लिए किया जा सकता है, 4 पैरामीटर हो सकते हैं। क्या क्या है देखो जी, या तो बैंकें अपनी ब्याज दरें, पहला इनमें से कोई एनी वन कोई एक चुनना है, मतलब चुनने का मतलब है कि जैसे जैसे उसमें परिवर्तन हो वैसे वैसे आप भी कर लेना, ये है चुनने का मतलब। पहला तो है रेपो रेट का मतलब इफ रेपो रेट चेंजेस तो भाई अपना ये ब्याज इनके बीच का चेंज करो, है ना। दूसरा क्या है, 91 डेज ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार के छोटे बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन पर मिलने वाले लाभ के अनुसार 91 डेज ट्रेजरी बिल यील्ड, यानी कि 91 दिन के जो बॉन्ड होते हैं या छोटे बॉन्ड होते हैं, या हालांकि इनको जीरो कूपन बॉन्ड इसमें ब्याज नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बस आप समझो अभी के लिए कि 91 दिन का जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उधार लेने का एक तरीका है, तो उस पर जो ब्याज मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसके हिसाब से भी आप चल सकते हो। अगर ज्यादा मिल रहा तो ज्यादा, कम मिल रहा तो कम, और क्या। तीसरा 182 डेज ट्रेजरी बिल ईड, बिल्स भी लिख सकते हो या बिल लिख लो, कोई बात नहीं, बिल हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा, बिल्स हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। तो 91 दिन का जो ट्रेजरी बिल्स है उसके हिसाब से भी यानी कि 91 दिन का भी आप इनमें से कोई एक चुन लो। ठीक है, चौथा हो गया रेफरेंस रेट। ठीक है, एक रेफरेंस रेट या संदर्भ दर बताई जा सकती है आपको, और वो संदर्भ दर कौन बताएगा पता है? हाँ, भारत के अंदर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, FBIL, नाम याद नहीं रखो कोई बात नहीं, बट ये ध्यान रखना कि एक रेफरेंस रेट यानी संदर्भ दर एक नाम की संस्था है जो जारी करती है, वो बताती है, अगर वो उसकी मान लो तो ठीक है, नहीं मान लो कोई बात नहीं। तो अब 4 ऑप्शन है, यानी कि आरबीआई तो अपना कहां से तय कर लेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी वालों से पूछ लेगा, जो बताते हैं वो उसके हिसाब से करेगा। अब बैंक वाले कहां से तय करेंगे, तो बैंक वाले भी अपना रेफरेंस रेट या इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं। उनके पास 4 ऑप्शन है, या तो वो अपना इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से जोड़ ले, जैसे जैसे रेपो बदले वैसे वैसे बदल ले, और अगर उन्हें रेपो रेट से नहीं बदलना तो जैसे जैसे
91 दिन वाला ट्रेजरी बिल में प्रॉफिट लॉस हो वैसे वैसे बदलने, नहीं तो 182 दिन वाले के हिसाब से चलने, नहीं उसके हिसाब से भी चलना तो एक रेफरेंस रेट यानी कि एक रेफरेंस संदर्भ दर है उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। इन चार में से कोई एक भी फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर होगा और सारे कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चार ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक, ओके। अब आते हैं पॉइंट पर। एक क्वेश्चन हम लोगों से पिछले समय पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था कि जो बैंक में दो बातें होती हैं। एक क्या होता है? एक होता है लाइबिलिटीज यानी कि देयताएं। अच्छा, इस पर ना सवाल ही पूछ लिया उन्होंने। और दूसरा होता है लाइबिलिटीज के अलावा, देयताएं के अलावा, एसेट, जिसको हम कहते हैं परिसंपत्तियां। अब बैंक के लिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बैंक के लिए परिसंपत्तियां क्या हैं और लाइबिलिटीज क्या है। तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से बैंक के लिए कौन सी लाइबिलिटी नहीं है या कौन सा एसेट नहीं, ऐसा करके पूछ रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक के अंदर जो भी बेटा डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी बैंक के अंदर जमाएं होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? हमेशा वो क्या होती हैं? वो उस बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, देयताएं होती है। यानी जो पैसा हम जमा करते हैं दैट इज लाइबिलिटी। वो क्या है? वो देयताएं हैं। ठीक। एसेट, परिसंपत्तियां क्या होती बैंक के लिए? एसेट क्या होगा? बैंक के लिए एसेट का मतलब है जो भी बैंक लोन्स देता है, यानी कि जितना भी ऋण वगैरह है वो एसेट होगा। जो भी बैंकें इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो भी बैंकों ने निवेश किया वो होगा। इसके अलावा बैंक जो भी पैसा किसी को एडवांसेस में देती हैं, चाहे वो एडवांस कहां देती हैं, या जैसे किसी को इंटर बैंक में क्या बैंकों को लोन देने के लिए वो कॉल मनी का इस्तेमाल करती हैं, वो सारा पैसा एसेट होता है क्योंकि ये पैसा उनको कमा कर देता है। बट जो भी पैसा बैंक में जमा होता है उसको हम डिपॉजिट कहते हैं, और डिपॉजिट का पैसा पब्लिक का पैसा होगा, वो इन्हें वापस करना पड़ेगा सो दैट बैंक की अपनी लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, अब दो तीन बातें यहां पर ध्यान रखना है कि बैंकों को की लाइबिलिटीज क्या है और बैंकों का एसेट क्या है। इस पर कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि एनीथिंग which is owned by you that is your asset, anything which you have you returned to someone that is liabilities। तो यहां पर साफ साफ है कि जो पैसा आपको किसी को वापस करना है वो आपकी लाइबिलिटी या देयताएं हो गई, और जो पैसा आपका अपना है वो आपके लिए एसेट हो गया। ठीक है, जिस पर जो आपको वापस मिलना है। तो ये कौन सा बहुत बारी पूछा हुआ है, बहुत बारी पूछा हुआ है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जनरली कि जो एटीएम है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको बोलते हैं, लिंक कौन करता है? लिंक्ड बाय, किसने लिंक्ड किया है? तो बहुत ही क्वेश्चन इजी था, एनपीसीआई ने लिंक किया। अब एनपीसीआई का जिक्र आते हैं, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई वाज एस्टैब्लिश, एनपीसीआई का एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ, 2008। ठीक है, मुंबई से, यानी कि ये ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटेड फ्रॉम मुंबई। पर्पस क्या है? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप कहेंगे वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए खोला गया? नहीं, वित्तीय समावेशन प्रोत्साहन देना है, ये तो समझता मेरे को। बट एक चीज और, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना है, ठीक है, लेकिन
डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज फाइनेंशियल सिस्टम। क्या ये काम कर रहा है? बोलो, हमारी वित्तीय व्यवस्था को डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण, तो ये चीज यहां पर की जा रही है कि इसको डिजिटल कर रहे हैं। अच्छा, करते कैसे? इनके कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। हमेशा सवाल बनता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट देख लो आप, क्या इन्होंने क्या क्या बनाया आपके लिए। रुपे कार्ड तो इन्होंने बनाया आपके लिए, जो आप रुपे कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं का है। इसके अलावा जो यूपीआई डेवलप किया है वो भी इन्हीं का है। यूपीआई, अच्छा याद रखना, इस पे भी सवाल पूछा हुआ था। यूपीआई में कोई भी वॉलेट नहीं होता, नो वॉलेट। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है पैसा, अकाउंट से अकाउंट में पैसा जाता है। इट इज अ इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस which provides fund from one account to account, which transfers fund from one account to another. एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने का काम करता है, ठीक है। तो यूपीआई भी डेवलप्ड बाय दिस। क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं कि यूपीआई आने से एफडीआई बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, क्या क्या बातें उसमें लिख रहे हैं। बट यूपीआई के लिए कोई भी वॉलेट की जरूरत नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखनी। देयर इज नो नीड ऑफ वॉलेट, किसी भी प्रकार के वॉलेट की जरूरत नहीं होती है। यूपीआई अकाउंट टू अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकता है, यस बिल्कुल करता है, यही काम ही है उसका। ऐसा नहीं है कि यूपीआई में पहले आपके अकाउंट से पैसा यूपीआई में आता हो और यूपीआई रखता हो, फिर किसी दूसरे की यूपीआई में भेजता हो, फिर वो यूपीआई से निकाल कर अपने अकाउंट में डालता हो। ये सब चोचलेबाजी नहीं है इसमें। अकाउंट टू अकाउंट क्या किसी से भी कनेक्ट होता? हाँ होता। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं यहां पर बता रहा हूं आपको भीम ऐप के बारे में। भीम ऐप क्या करता है? यूपीआई का इस्तेमाल करता है। हाँ जी, भीम ऐप एक ऐप है, ठीक है। भीम ऐप एक ऐप है, जैसे आपके पेटीएम है, जैसे ही आपका गूगल पे है, क्रेड है, ये क्या है? ये थर्ड पार्टी ऐप है, वैसे भीम ऐप भी है। कहते हैं 4 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पर काम करता है, 4 नहीं 3। क्वेश्चन यही था, मैं सीधी लाइन ही बता रहा हूं, 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पर काम करता है। 3 ऑथेंटिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? देखो जी, पहले तो आपको अकाउंट लिंक कर, पहला तो आपको क्या करना है? पहले आपको मोबाइल रजिस्टर करना है ना, फिर अकाउंट लिंक करना है, फिर एक आपको पास कोड जनरेट करना। 3 फैक्टर हैं इसके अंदर, तब जाके बने यू काम करे, ऐसा ना काम करे। उसमें था कि डेबिट कार्ड का जो होता है वो 4, अरे डेबिट कार्ड में तो कोई फैक्टर नहीं है। डेबिट कार्ड और सीधा पिन, एटीएम पिन, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसमें, और क्या, यही तो है। और अगर हमें कोई भी ऐप ऑपरेट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल रजिस्टर करते हैं, फिर ऐप में डालते, फिर उस मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक खाते होंगे उनको सर्च करते, वो अकाउंट को लिंक करते, उसके बाद पासकोड जनरेट करते, जिसको भेजना भेजते रहो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा मोबाइल नंबर हो और कोई अपने दूसरे मोबाइल में उसको चला ले, नहीं चला सकता। जिसका मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है उसी में वो चले, किसी दूसरे फोन में ना चले भाई, ठीक है। यू ध्यान रखो सारे नु। चलो जी, तो ये जो सिस्टम था मैंने आपको समझाया, एनपीसीआई काम करता है, इसीलिए काम करता है यूपीआई। और एक जो नैच का सिस्टम है वो भी इन्हीं का सिस्टम है ना। आईएमपीएस भी इन्होंने ही डेवलप किया। ये सब काम इन्होंने किए हैं। जो आप पैसा ये सू करके भेज देते हो, तो वो सू करके पैसा कैसे जा रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आज की क्लास को समाप्त कर लिया है।
कल होगा एक नया टॉपिक विच इज नोन एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और कल ही खत्म हो जाएगा हमारा अगला सेगमेंट। ठीक है, फिर हम चलेंगे नए टॉपिक की तरफ, दैट इज इन्फ्लेशन। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।